Good afternoon and welcome all. I am Nitish Kulkarni on behalf of Dayasra Foundation. मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है तो ऑल अबाउट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर योर बिजनेस। उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसे पहले उद्योग आधार कहा जाता था और अभी उसका चेंज हुआ है, नेम जो है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी आसान भाषा में हमारे बोलते हैं कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आखिर है क्या, ये पूरा समझने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट है मिस्टर प्रथमेश कारखानी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो प्रथमेश सर जो है वो ग्रेजुएट है कॉमर्स से। वो अभी एलएलबी परस्यू कर रहे हैं पुणे यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ वो कंपनी सेक्रेटरी है, इज अ फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और अभी एज अ कंसल्टेंट वो विजिलेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लीगल सॉल्यूशंस एलएलपी में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। सो उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है डीलिंग इन द मैटर्स ऑफ लीगल and compliances. So आज I would request Prathamesh to please on his camera, and I would request Abhishek to pin him to the camera zone. So आज हमारे साथ प्रथमेश सर है जो हमें आगे का सेशन गाइड करेंगे। So ये था उनका इंट्रोडक्शन। So I will hand over to प्रथमेश सर। तो अगली यहाँ से आप प्रथमेश सर को सुनेंगे। So मेरे आपसे एक ही दरख्वास्त है कि जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे चैट बॉक्स में अगर मेंशन कर दो तो हम बीच में भी ले सकते हैं और सब लास्ट में भी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। लेकिन स्पेसिफिक स्लाइड्स पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन टाइप कीजिए या फिर हैंड रेज करके पूछ सकते हैं तो हम वो क्वेश्चन ले सकते हैं। Good afternoon to one and all. First of all, thanks to Dayasra Foundation for inviting me for this session. जैसे नीतीश ने कहा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन है। ये बेसिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन है जो हर एक बिजनेस को लेना ही चाहिए। मतलब जैसे पहले अपना आधार का आया था कि आधार अगर किसी के पास है तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स अवेल करने आएंगे। तो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स अवेल करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। ये एक बेसिक रजिस्ट्रेशन है जो आपके बिजनेस की पहचान बन सकती है। इससे आपको जो गवर्नमेंट के वेरियस बेनिफिट्स है, जैसे कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है, जैसे हम बोलेंगे ट्रेडमार्क जो होता है उसके गवर्नमेंट फीस है उसमें सहूलत मिलती है, उसमें आप बेनिफिट मिलता है। 50% ऑफ गवर्नमेंट फीस का आपको वेवर मिलता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आप अवेल कर सकते हैं इसमें। तो एक एक करके हम देखेंगे पहले कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पहले क्या बोला जाता था इसको और इस पे इतना फोकस क्यों है अभी। सो अभी फिलहाल इंडिया में देयर इज अ रिपोर्ट कि 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इंडिया में फंक्शनिंग है। इंडिया की एमएसएमई जो 6 करोड़ है वो 30% इंडिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में है उसका। इसमें 40% ऑफ द एक्सपोर्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमईज। तो इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है एमएसएमईज का। इसीलिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो एमएसएमई सेक्टर पे है। आपने देखा ही होगा कि कोविड के महामारी में अभी जब बिजनेसेस सबके बंद हो रहे थे तो उनको सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी था। गवर्नमेंट स्पेसिफिकली स्कीम्स लाए जो एमएसएमईज पे फोकस कर रहे थे। उनके लिए लोन लाए, उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाए, उनके लिए बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट वेवर्स लाए। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट सिर्फ एमएसएमई के लिए लाए थे। तो ये था ब्रीफ उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसको ही पहले EM2 रजिस्ट्रेशन बोलते थे, इसको ही पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते थे। उसको बाद में कहा जाता था कि उद्योग आधार, उसी का कन्वर्जन हुआ है और उसको बोलते हैं अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन किसी एंटिटी के पास है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उनके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। इसके और भी कई बेनिफिट्स है कि अगर किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो 45 डेज में एमएसएमई को पेमेंट करना जरूरी है। आगे जाके हम लोग एक एक करके इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे। So firstly, starting with what is Udyam registration? Udyam registration is a certification for micro, small and medium enterprises. सूक्ष्म, लघु और मध्यम साइज के जो एंटरप्राइजेस है इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन है। ये कौन इशू करता है? तो एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है वो ये सर्टिफिकेट इशू करती है। ये सर्टिफिकेट एक ही दिन में आपको मिल सकता है। सो इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिन रुकना पड़ेगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ऐसे कुछ नहीं है। ये इजीली अवेलेबल सर्टिफिकेट है और आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली होता है। अभी इसका गवर्नमेंट ने
थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको बोलते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं इसका, तो क्लासिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने इसके कुछ लिमिट्स दिए हैं जो लास्ट ईयर तक बहुत कम थे, और गवर्नमेंट ने उसमें चेंज लाया और लिमिट्स बहुत बढ़ा दिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेसमैन और छोटे जो उद्योग है उनको इसका बेनिफिट मिले। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो पहले होता है माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए एंड ईयरली टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे। इसके नीचे होगा तो इट विल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो एंटरप्राइज। ये हमें देखना चाहिए क्या? नहीं, हमें सिर्फ इतना पता चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट है अपनी बिजनेस में और अपना टर्नओवर कितना है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली बोलता है कि आप माइक्रो में आते हो या फिर आप स्मॉल इंटरप्राइजेस हो, ये सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके बोलता है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो स्मॉल इंटरप्राइजेस का है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से नीचे होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा हुआ तो यू विल बी क्लासिफाइड एज मीडियम एंटरप्राइज। मीडियम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से नीचे और ईयरली टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे। सो आप अगर देखोगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द छोटे जो उद्योग है वो फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसमें। नीतीश, वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। या सो मैं एक बार और दोहराना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि ये 3 क्लासिफिकेशंस है टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो हमें इसमें सिर्फ यही जानकारी देनी होती है कि हमारा टर्नओवर कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है। उस हिसाब से जैसा कि सर ने कहा वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि सिस्टम ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बताती है कि आप इस 3 कैटेगरीज में कौन से कैटेगरी में आप आते हो या आपका बिजनेस आता है। तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पर है। इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा सर के बाद। तो सर हमें बताइए कि इसके लाभ क्या है, क्यों मुझे बिजनेस के लिए ये लेना चाहिए उद्यम रजिस्ट्रेशन। राइट। सो जैसे मैंने पहले कहा कि इस गवर्नमेंट का पूरा फोकस एमएसएमई पे है। अगर कोई बड़ी कंपनी है उसको जो पार्ट्स रखते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स रखते हैं, वो कौन देता है? वो एमएसएमई देता है। तो जो एमएसएमई है उसको अगर उसको ग्रोथ इंजन कहा जाता है, इंडिया का ग्रोथ इंजन क्या है? तो एमएसएमई से। तो एमएसएमई पे पूरा फोकस है। ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट्स है वो एमएसएमई सेक्टर को देना चाहती है गवर्नमेंट। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स जो पहला पॉइंट है। तो एमएसएमई में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको पेमेंट 45 डेज में मिलना ही चाहिए। एक्सक्यूज मी प्रथमेश सर, थोड़ा सा आवाज का इशू है लगता है। ओके। कुछ लोगों को ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है, तो और थोड़ा सा आप क्लोजली माइक पकड़ के बात कर सकते हैं। यस श्योर। अभी आ रहा है? हाँ, अतुल आ रहा है क्या आवाज? आ रही है प्रवीणा जी आवाज? हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। ओके ग्रेट। सो जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट जो पॉइंट है, इसमें हमें 45 डेज में पेमेंट मिलना ही चाहिए। तो अगर आप किसी पे इनवॉइस रेज करते हो, किसी कंपनी को आपने दिया है, अपने गुड्स दिए हैं, सर्विसेज दिए हैं, तो उस पे जो आप इनवॉइस रेज करते हो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर उस पे आप आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करने लगोगे। तो उस पे मेंशन करो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और उनको बोलो कि सिंस वी आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, हमें 45 डेज में पेमेंट मिलना ही चाहिए। ये ऐसे एक्ट ने कहा है। सो एमएसएमई एक्ट 2006 जो है उसी में ऐसे मेंशन किया है कि 45 डेज में पेमेंट मिलना चाहिए। नहीं मिला तो क्या? नहीं मिला तो आप उनको रिमाइंडर्स भेजो और उनको इंटरेस्ट भी लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट जो भी है उसके हिसाब से आप गवर्नमेंट कंपाउंडिंग कर सकते हो उस पर। मतलब जो इंटरेस्ट लगा सकते हो आपके इनिशियल इनवॉइस अमाउंट पे। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट टू द एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि छोटे लोगों को एक प्रॉब्लम था पहले कि पेमेंट नहीं मिलता था। हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं, गुड्स देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो पेमेंट नहीं मिल रहा है तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंड पॉइंट है उद्यम रजिस्ट्रेशन हेल्प्स इन एक्वायरिंग गवर्नमेंट टेंडर्स। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि गवर्नमेंट टेंडर्स में उनके लिए कोटा रखा गया है कि अगर कहीं मतलब कोई कंपोनेंट्स आपको लेने होंगे तो उसमें 20% 30% आपको एमएसएमई से ही लेने पड़ेंगे। इसीलिए उनके बहुत सारे पोर्टल्स भी है, गवर्नमेंट के पोर्टल है जिसपे आपको रजिस्टर करना होगा। उस पर अगर आप अगर रजिस्टर करते हो तो आपको गवर्नमेंट के टेंडर्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना आएगा। इसके ही कनेक्टेड सेकंड पॉइंट है कि जो ईएमडी बोलते हैं, ईएमडी मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अगर किसी टेंडर को आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले कुछ
पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। इससे पूरा वेवर है, एग्जम्पशन है पूरा। क्योंकि अगर आप 4-5 टेंडर को एक साथ अप्लाई करना चाहते हो तो एमएसएमई के पास इतना लिक्विडिटी नहीं रहता, इतने पैसे रहते नहीं कि जो 5 टेंडर्स को एक साथ अप्लाई कर सके। इसीलिए उनको इससे वेवर दिया गया है। मतलब ये आपने भरा नहीं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो टेंडर के लिए। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एंटिटीज गेट कोलैटरल फ्री लोन्स। अभी बैंक को ये बताया गया है कि अगर एमएसएमई है, एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो उनको आप कोलैटरल फ्री लोन्स दो। उनके पास इतने एसेट नहीं है कि उनको लोन के अगेंस्ट आप सिक्योरिटी कोई प्रोवाइड करे। इसीलिए आपको कोलैटरल फ्री, कोलैटरल मतलब क्या, उसकी सिक्योरिटी जो देते हैं हम लोग कि आपकी गाड़ी होगी या फिर आपका घर होगा या फिर कोई शॉप होगा आपका या फिर कोई बाकी एसेट रहेंगे, इक्विपमेंट रहेंगे आपके, ये आपके पास ज्यादा नहीं है तो भी आप लोन अवेल कर सकते हैं बैंकों से, क्योंकि ये प्रोविजन की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि बैंक लोन्स बिकम मोर अफोर्डेबल एज द इंटरेस्ट रेट इज चार्ज्ड एट अ डिस्काउंट रेट। अभी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है आप, तो आप बैंक के पास जाके उनको बता सकते हैं कि सिंस वी आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, हम लोग एमएसएमई के अंडर आते हैं, इसीलिए हमें कंसेशनल रेट से लोन दे सकते हो आप करके। उनको अराउंड 2% का बेनिफिट मिलता है। अगर 2% का ईयरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एमएसएमई के लिए। ये हुआ लोन के बारे में। नेक्स्ट है कि बिकम सिंपल टू गेट लाइसेंसेस, अप्रूवल्स, रजिस्ट्रेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड ऑफ बिजनेस। अभी कैसा होता है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो पहले बोलते हैं कि आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन है क्या आपके पास कुछ, फिर हम लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे पास कुछ अभी तक बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये एक वे आउट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन किया आपने तो आपको एक दिन में सर्टिफिकेट मिल जाता है। इमीडिएटली आप नेक्स्ट प्रोसेस होगी, नेक्स्ट आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए जा सकते हो। अप्रूवल्स में भी वो देखते पहले कि एमएसएमई रजिस्टर्ड है क्या, तो ठीक है इनका अप्रूवल इमीडिएटली कर देते हो, स्पीडी अप्रूवल मिल जाता है। ये कैसे है, अभी पैन इंडिया उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो पैन इंडिया है, मतलब पूरे इंडिया में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसीलिए कई बार कैसे होता है, स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होते हैं, कई राज्यों में उनके अलग से नियम और उनके अलग से रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो वो दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वो बोलेंगे ये तो हमें पता नहीं है। सिंस उद्यम रजिस्ट्रेशन इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर इंडिया, ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगा। इमीडिएटली आपको अप्रूवल मिल जाएगा, जो भी आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर लाइसेंसेस लेने होंगे, उसमें आपको इमीडिएटली मिल सकता है। नेक्स्ट इज हायर प्रेफरेंस इज प्रोवाइडेड टू बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर उद्यम फॉर गवर्नमेंट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। गवर्नमेंट के जो भी लाइसेंसेस होते हैं उसमें वो देखते हैं कि एमएसएमई को प्रमोट करना है, इसीलिए उनको हायर प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब जिसके पास उद्यम नहीं होगा उनको शायद वो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उनको और प्रूफ्स लगेंगे। तो आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको स्पीडी अप्रूवल भी मिलेगा और लाइसेंसेस में प्रेफरेंस भी मिलेगा, टेंडर्स में भी मिलेगा। वैसे ही मतलब मैं अभी काम कर रहा था, मुझे एक पता है केस कि जिन्होंने टेंडर के लिए अप्लाई किया, सिर्फ वो एमएसएमई थे इसके लिए उनको मिला टेंडर, अदरवाइज उनको नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है जो इसके वजह से हमें मिल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अभी कोई एलएलपी रहेगी, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कंपनी है कोई, तो इनके लिए गवर्नमेंट फीस आर 9,000 रुपीज फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो वो फी 50% आपको डिस्काउंट मिलता है, उसमें डायरेक्टली होती है 4,500 रुपए। 9,000 से कम होके 4,500 में आपका गवर्नमेंट फी का काम हो जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज उद्यम रजिस्टर्ड एंटिटी गेट्स एलिजिबल फॉर CLCSS। ये अभी आपने देखा होगा कि कोविड जब हुआ था तो निर्मला सीतारमन जी ने बहुत बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली और बहुत सारे स्कीम्स डिक्लेयर किए। उस स्कीम में एक चीज ये भी थी, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आपने लोन लिया है लेकिन आपके पास रीपेमेंट के लिए अभी पैसा नहीं है, तो उन्होंने एडिशनल लोन दिया आपको कि आप एमएसएमई रजिस्टर्ड है, आपने लोन लिया है और आपको सर्वाइव भी करना है, तो हम लोग आपको 20% ज्यादा लोन देते हैं। आपकी जो लोन अमाउंट है इस पे 20% हम लोग ज्यादा लोन देते हैं, ताकि आप आपके एम्प्लॉयज को पे कर सको, आपके जो फिक्स्ड चार्जेस है वो पे कर सको और यू कैन सर्वाइव द योर बिजनेस। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो हमने पहले अभी बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट देना ही नहीं पड़ता अगर यू आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स है नीतीश कि जिसकी वजह से लोगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना ही चाहिए। और आज के जमाने में
जैसे आधार कंपलसरी है वैसे उद्यम भी कंपलसरी होना चाहिए सबको। ओके, सो इसका मतलब ये हो सकता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके बिजनेस का आधार कार्ड हो, ऐसा ऐसा भी उसको हम कह सकते हैं, एक वेरी आसान राइट। भाषा में अगर कहना चाहे तो जैसे हम हमारा आधार कार्ड बनाते हैं तो वैसे हम हमारे बिजनेस का जो आधार कार्ड है उसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं एक आसान भाषा में, जो प्रथमेश जी ने हमें अभी बताया था। तो आगे जाने से पहले प्रथमेश जी मैं आपको एक बार दरख्वास्त करूंगा और रोशनी डाले कि ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन शॉर्ट में क्या होता है, तो जिससे उद्यम रजिस्ट्रेशन होने में उद्यम रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर हमारे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो ट्रेडमार्क ये क्या होता है और उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, एक शॉर्ट आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को आप बता सके तो वो बेहतर रहेगा। नीतीश, ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है और अभी के बिजनेसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का हर एक आइडेंटिटी होती है। हर एक जन क्या चाहता है, मेरे बिजनेस का एक अलग आइडेंटिटी हो, मेरी यूनिक पहचान हो, तो इसीलिए अपना नाम भी अलग रखता है बिजनेस का और उसका एक लोगो क्रिएट करता है। अभी आप मर्सिडीज बेंज देखोगे तो उनका एक लोगो है, तो बताना नहीं पड़ता कि ये मर्सिडीज बेंज है करके, उनका लोगो है। ये लोगो रजिस्टर्ड होते हैं। ये लोगो जो होते हैं वो ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर किए जाते हैं। वो अगर रजिस्टर करोगे आप तो आपके बिजनेस की आइडेंटिटी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ये ट्रेडमार्क का बेनिफिट है। आप उद्यम के अंडर रजिस्टर्ड हो तो आपको गवर्नमेंट फी में आपको बेनिफिट मिल सकता है और यू कैन रजिस्टर योर ट्रेडमार्क आफ्टर दैट। थैंक यू प्रथमेश जी। और एक सवाल है, व्हाट इज नैनो एंटरप्राइज? अगर हम लोग देखेंगे तो नैनो एंटरप्राइज ऐसे एमएसएमई एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है कहीं। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम ऐसे ही 3 कैटेगरीज किए गए हैं। नैनो ये टर्म हम लोग ऐसे ही बिजनेस डेली यूज में करते होंगे, लेकिन नैनो एंटरप्राइज ऐसे टर्म एक्ट में ऐसे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो माइक्रो एंटरप्राइज जो है उनको कुछ लोग नैनो एंटरप्राइज भी बोलते हैं। राइट। आई थिंक दैट्स द आंसर फॉर दैट। तो आगे बढ़ते हैं सर। तो कुछ FAQs है। सो बेसिक FAQs जो हमारे दर्शकों के मन में है तो वो यहाँ पे हमने आंसर करने, मैं चाहूंगा प्रथमेश जी कि आप हमारे दर्शकों को वो बताएं। राइट, प्लीज। चलेगा। सो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब क्या है? तो एक यूनिक 12 डिजिट का नंबर दिया जाता है। जैसे हमने पहले कहा कि ये आपके बिजनेस की आइडेंटिटी है। आधार कार्ड का नंबर जैसे यूनिक होता है वैसे ही हर एक बिजनेस को यूनिक नंबर दिया जाता है, वो 12 डिजिट का होता है। ये जो नंबर है वो इमीडिएटली क्रिएट होता है। तो आपने अगर एक बार रजिस्टर किया तो इमीडिएटली ये नंबर जनरेट होता है और यही नंबर आपको आपके इनवॉइसेस पे या फिर आप जहाँ पे भी एडवर्टाइज कर रहे हो वहाँ पे भी करो कि वी आर रजिस्टर्ड अंडर MSME, तो लोगों आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और जब इनवॉइस पे आप नंबर मेंशन करोगे तो उनको भी पता चलेगा कि यू आर रजिस्टर्ड अंडर MSME, आपको पेमेंट भी जल्दी करना होगा। सेकंड है कि कैन अ ट्रेडर अप्लाई फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन? तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी 2 साल पहले कि उद्यम रजिस्ट्रेशन वाज ओनली अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। अभी गवर्नमेंट के पास इतने सारे रिक्वेस्ट आए कि ट्रेडर को यहाँ से एक्सक्लूड क्यों किया है, ट्रेडर को भी इन्वॉल्व करो, क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। छोटा उद्योजक जो है वो बाहर से गुड्स लेता है और दूसरे को बेचता है अपना कमीशन लगा के या फिर उस पर एड ऑन करके। तो ट्रेडिंग कम्युनिटी को एक्सक्लूड करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसे गवर्नमेंट के पास लोग गए और बोले। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि ठीक है, MSME में ट्रेडर को भी हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि हमने जो बेनिफिट्स देखे वो ट्रेडर को मिल नहीं पा रहे थे। लोन लेने के लिए जाते थे लेकिन आपके पास MSME नहीं है, इसलिए दूसरे को लोन मिलता था, इनको लोन नहीं मिलता था। इसीलिए अभी ट्रेडर भी इस कैटेगरी में आ चुके हैं। स्मॉल मतलब छोटे से छोटा वेंडर भी इसमें आ सकता है। स्ट्रीट वेंडर से लेके बड़े बिजनेसेस तक सभी लोग इसमें MSME में रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो चंद्रशेखर जी ने यहाँ पे सवाल आपका इस रिलेटेड है चंद्रशेखर जी, तो प्लीज आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। या मैंने पिछले जो स्लाइड का जो वो पूछना था। सो हाउ कैन यू गेट द लोन विदाउट कोलैटरल, मेरा वो डाउट था। क्योंकि हमारे जो एस्पिरेंट्स है, जो एंटरप्रेन्योर, कभी कभी मतलब हर बार वैसे ही हो रहा है कि हमको भी मैंने भी तो थक गया हूँ, मतलब ट्राई करके। आपने जो एक्सप्लेन करते थे तब मुझे वैसा लगा कि फ्री मतलब विदाउट कोलैटरल बोल के कर सकते हैं बोल के।
तो मतलब ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे क्या है प्रोसीजर, मतलब पक्का, मतलब अच्छे तरह में हमको जानकारी चाहिए। राइट सर, इसमें कैसा होता है, कोलैटरल फ्री लोन ये गवर्नमेंट ने बोला है पहले। दूसरी चीज ऐसी है कि अगर बैंक के पास जाओगे आप, तो बैंक टू बैंक थोड़े से पॉलिसीज डिफर होते हैं। इसमें कोलैटरल फ्री बोलते हैं, लेकिन उसमें और एक चीज आती है कि आपके फाइनेंशियल्स क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है, वो भी चेक किया जाता है। आपको कितना लिमिट मिल सकता है, तो 4 लाख तक मिलेगा या 5 लाख तक मिलेगा, ये बैंक टू बैंक भी डिफर करता है। तो अगर बैंक के कुछ पॉलिसीज होंगे, तो वो भी हमें चेक करने पड़ेंगे कोलैटरल फ्री लोन के लिए। एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई के जो बेनिफिट्स है, उन्होंने बोला है कि कोलैटरल फ्री देना होगा आपको, लेकिन उनके जो लिमिट्स है वो हर बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। तो इसलिए आपको बैंक से भी एक बार बात करनी पड़ेगी। जो बिजनेसमैन है उनको एमएसएमई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और बैंक को जाके मिलना पड़ेगा। दूसरी चीज ऐसी है कि बैंक के लिए बैंक के पास मुद्रा लोन करके है। तो मुद्रा लोन जो है वो सिर्फ एमएसएमईज के लिए लाया था। तो जो आपके उद्योजक है, व्यापारी है, उनको आप बोल सकते हो कि बैंक के पास मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है, ये बोलने को बोलो उनको। ये जब उनको बैंक के पास जाके बोलेंगे कि मुद्रा लोन चाहिए, देन दे विल गिव द बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई टू देम। यहाँ पर भी वैसे ही है कि मुद्रा लोन के बारे में आपने बताया कि मैंने भी बहुत ट्राई किया था यहाँ पर कर्नाटक मैसूर पर, हाँ क्योंकि वो पूछ रहा है कि आपने आपने भी वही बताया था कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटस मतलब देख रहा है कि क्या कुछ रिकवर कर सकते हैं या नहीं, वो भी जानकर मतलब वो भी हो सकता है, लेकिन उसका ओन प्रॉपर्टी भी है। लेकिन हमने बहुत बार ट्राई किया कि 3 बार ट्राई किया एक एंटरप्रेन्योर के लिए, लेकिन हाँ उन्होंने जो बैंक वालों ने नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब है कि कोई मुद्रा लोन देने से भी 50,000 देने के लिए, और एमएसएमई के अंडर जो 3 लाख और 5 लाख में ट्राई किया था, वही बुरा लगा मुझे। हम तो बोल सकते हैं कि ऐसे कि एयर ऐसे मिलेगा, मुद्रा ऐसे मिलेगा कुछ, मतलब है कि हम, क्योंकि हम डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि मैजिक बस के से ही, क्योंकि हम इतने मेहनत कर रहे हैं कि लोन लेने के लिए, हाँ क्योंकि हाँ बैंक मैनेजर तो वो नहीं मान, मतलब ये नहीं मान रहा है कि इजी से ये एमएसएमई का और मुद्रा का लोन नहीं दे रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ है, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि हर बार वैसे ही हो रहा है ना। तो राइट प्रॉपर्टी है, लोकल प्रॉपर्टी रहेगा या कुछ रहेगा, तो हाँ रिकवरी के लिए सोच रहा है। तो रेंट में रहने वाला कई अलग बहुत लोग हैं हमारे पास मैजिक बस पर, एंटरप्रेन्योर जो है इतने लोग हैं, ज्यादा लोग रेंट पर ही है, लेकिन उनको वी कैन नॉट गेट द लोन, आई डोंट नो, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन मैनेजर बैंक, आपने जो बताया वैसे। लेकिन राइट प्रॉब्लम है कि कई लोग मुद्रा देने के लिए भी ना कर रहे हैं मैनेजर्स, पता नहीं। ये इसलिए मैंने पूछा क्या सोल्यूशन, क्या आपके पास कुछ है क्या, क्या कर यस सकते हैं? यस सर, कैसे आप एक बार नेशनलाइज बैंक में भी जा सकते हो, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट बैंक के खुद के पॉलिसीज ज्यादा रहते हैं। नेशनलाइज बैंक के पास कैसे होता है कि उनके पास कोटा भी रहता है कि अगर 40% आपको साल में एमएसएमईज को डिस्पर्स करना ही है, 20% डिस्बर्स करना ही है, तो नेशनलाइज बैंक को ऐसा ऑप्शन नहीं है ज्यादा। तो आप एक बार नेशनलाइज बैंक के साथ भी ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज मैं इस सवाल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए ये रोशनी डालूंगा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से क्या लाभ हो सकते हैं और क्या एडिशनल प्लस पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं, ये हमने बेनिफिट्स इसमें सुना। आपका जो सवाल है जो फिनांस कोर फिनांस रिलेटेड है, जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स है उनको लोन नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है चंद्रशेखर जी, मैं आपको और एक बार रोशनी डालना चाहूंगा कि केस टू केस बेसिस पे कुछ चीजें होती है जो परखनी पड़ती है, जो देखनी पड़ती है। सो मेरा ख्याल है कि हमारा जो प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम रहता है अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स का या फाइनेंस रिलेटेड, तो आप जो है वो केस हमारे पास लाइए ऑफलाइन, हम केस टू केस बेसिस स्टडी करेंगे और हमारे पास एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं जो बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड है। तो क्या दिक्कत है एक्चुअली उस प्रपोजल में, तो कुछ चीजें ऐसी भी रहती है कि केस टू केस बेसिस देखनी पड़ती है, तो वो देख के हम उस पर आपको और अच्छी तरह से जानकारी उस पर दे पाएंगे और हम आगे बढ़ने में आपकी जरूर सहायता उसमें करना चाहेंगे। तो सुरेंद्र सिंह सर ने हाथ रेज किया है, तो सुरेंद्र जी आपका सवाल इस रिलेटेड है, तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है ये जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। हाँ सर मैंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया था मेरा ब्रांड नेम का, तो मैंने एक लोगो यूज किया था। ओके तो अनफॉर्चुनेटली वो लोगो इंडिया में तो कहीं किसी कंपनी का से मैच कर नहीं रहा था, और एक यूएस की कंपनी थी अमेरिकन ईगल के नाम से, उसके लोगो से थोड़ा बहुत मैच, मतलब 60% मैच कर रहा था वो। तो उसने मेरे को एक नोटिस भेजा,
तो क्या वो मेरे ऊपर क्लेम कर सकता है, या मैं उसके अगेंस्ट अगर वो फाइल करना चाहूँ पिटीशन तो? Yes, Nitish, we can take this question later on. सर Yeah. मैं आपको नीतीश से आप कांटेक्ट कीजिए, नीतीश सर बताएंगे, और हम लोग इस पे अलग से बात करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि ये जो ठीक है सर। क्वेश्चन है ये थोड़ा टाइम लेगा हमारा, तो बाद में हम लोग बात कर सकते हैं इस पे। ठीक है सर। ठीक है, यस। Okay. Yes, so again back to उद्यम registration please. So हम FAQs देख रहे थे, प्रथमेश जी please. Yes. So next question is कि what is the validity of उद्यम registration certificate? इसकी वैलिडिटी क्या है? मैंने आज दिया तो 1 साल वैलिड है, 2 साल वैलिड है, कब तक है? तो इसकी वैलिडिटी, इसकी वैलिड एक्सपायरी डेट नहीं है इसको कुछ, तो ये वैलिड ही है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट ईयर रहेगा तो भी वैलिड है, उसके बाद भी वैलिड ही रहेगा। इसको आप अपडेट कर सकते हो, जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है तो आप कैटेगरी से अपडेट कर सकते हो कि मानो अपना 1 करोड़ अभी 5 करोड़ अपना टर्नओवर है तो माइक्रो में हम लोग, उसके ऊपर गया तो स्मॉल में आएंगे, तो स्मॉल में आने के लिए हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा। अभी इन्होंने क्या किया है कि ये जीएसटी से लिंक्ड है, तो इसकी एक मिथ थी कि जीएसटी होना ही चाहिए हर एक के पास, हर एक उद्योजक के पास जीएसटी होना चाहिए, ऐसे पहले मिथ थी, लोगों को ऐसे लगता था कि चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया 5 मार्च 2021 को। उन्होंने क्या बोला कि जीएसटी एक्ट जो बोलता है कि 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, 40 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, 20 लाख इन केस ऑफ सर्विस, 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, जो जीएसटी में बोलता है। उसके बाद ही अगर आपको जीएसटी एप्लीकेबल है तो ही आपको यहाँ पे जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो उद्यम के लिए आपको जीएसटी नहीं लगेगा। इसका इंटरलिंक किया है जीएसटी और आईटीआर से। आप अगर आईटीआर भरते हो तो आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आ जाता है, तो ये डिपार्टमेंट बैकएंड से वेरीफाई करता है कि आप यहाँ पे बोल रहे हो कि 5 लाख आपका टर्नओवर है या 10 लाख आपका टर्नओवर है, तो आईटीआर से वो मैच करता है। इसकी वजह से आपकी कैटेगरी इमीडिएटली चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा बाद में। नेक्स्ट इज कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? यू कैन गेट द सर्टिफिकेट ऑन द सेम डे ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन। जिस दिन आप एप्लीकेशन करोगे उसी दिन आपको उद्यम सर्टिफिकेट मिल सकता है। जहां पे आईटीआर का मैंने बोला कि आईटीआर से वेरिफिकेशन करते हैं वो कि आपका पैन और आपके डिटेल्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए 2 से 3 वर्किंग डेज काफी है। 2 से 3 दिन में आपको मैक्सिमम उद्यम रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। एक सवाल था यहाँ पे प्रथमेश जी कि Yes. आपने अभी कहा कि हम जो है उसमें कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, बाकी ऐसा सच उसकी वैलिडिटी तो मतलब ऐसा एक्सपायरी उसके लिए कुछ नहीं है। तो कैटेगरी के अलावा और कुछ चीजें हैं, अगर हम मान लीजिए कि मेरा एड्रेस चेंज होता है मेरे बिजनेस का, या और कोई ब्रांच में खोलता हूँ, तो वो भी उसमें हम अपडेट कर सकते हैं क्या? वेरी गुड क्वेश्चन नीतीश सर। यस, हम लोग वो भी अपडेट कर सकते हैं, ज्यादा करना ही चाहिए, क्योंकि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आप बैंक को दोगे, बाहर के थर्ड पार्टीज को दोगे, उनको सही इंफॉर्मेशन मिलने की जरूरत है। अगर उनको आप गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो उसके वजह से आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकते हैं, आपको अप्रूवल नहीं मिल सकते। एक केस ऐसी भी हुई थी कि उनका वहाँ पे एनआईसी कोड, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कोड एक मेंशन करना पड़ता है, वो गलत होने के कारण, मतलब बिजनेस कुछ अलग था और एक्टिविटी उन्होंने उद्यम में कुछ अलग मेंशन की थी, इसकी वजह से उनका एक अप्रूवल नहीं मिला, उनको बैंक लोन नहीं मिला। तो जब हम लोग उद्यम करते हैं तो ये भी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, और ये अपडेट करना भी जरूरी है। अगर कोई नया बिजनेस होगा आपका तो उस पर अपडेट भी करना चाहिए। ओके, तो हम ये मैं दर्शकों के लिए और एक बार दोहराना चाहूंगा कि जो भी हमारे बिजनेस में चेंज होता है तो वो हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन पे हम अपडेट कर सकते हैं, कि इसकी वैलिडिटी एज सच कोई नहीं, कुछ नहीं है, जैसा कि प्रथमेश सर ने अभी बताया। सुरेंद्र जी, आपने आप सवाल कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज? हाँ सर, मेरे को ना सर ये जो उद्योग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने ना एक मेरे फ्रेंड का रजिस्ट्रेशन किया था, तो उनका क्या है, वो आईटीआर वगैरह मेंशन भरते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये ओटीपी नहीं आया। सॉरी, ओटीपी तो आ रहा है लेकिन ओटीपी मेंशन करने का उस पोर्टल पे वो कॉलम वगैरह या ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि उनका जीएसटी वगैरह था, वो उसकी डिटेल वहां से मतलब पुटअप कर ली थी जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था। ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ रहा था, लेकिन उस पे एक वो जो कैप्शन आता है जहाँ पे अपन ओटीपी मेंशन करते हैं, वो ऑप्शन नहीं आ रहा था उस पे।
समझा मुझे सर। सर कैसे होता है यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो अपडेट करते हैं बीच बीच में, उनको भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कभी कभी। हम भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं कि जहाँ पे ओटीपी का फील्ड ही नहीं आ रहा है। तो Yes. ये हो सकता है आप ट्राई करते रहिए, कभी आ सकता है वहाँ पे, मतलब 1-2 दिन प्रॉब्लम रहेगा, बाद में भी ट्राई करते रहिए। ये वेबसाइट का इशू है सर, इसमें अच्छा, कोई टेक्निकल गिल यस चाहिए। यस यस। ओके सर, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। यस, सो प्रथमेश जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए लगती है हमें बिजनेस से, तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। तो इसमें अभी कैसे होता है कि लोगों को लगता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे, कोई भी गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा तो हमारा एक परसेप्शन रहता है, एक सोच रहती है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कितने बार चक्कर काटने पड़ेंगे पता नहीं। ये रजिस्ट्रेशन पूरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन होने के कारण आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट भी नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन लगेगी उसके लिए मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक एक करके मेंशन कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ सबमिट करने नहीं होते यहाँ पे। बेसिकली आपका आधार कार्ड लगेगा। जो इंडिविजुअल है, अभी छोटे व्यापारी है, खुद का बिजनेस है तो उनका आधार कार्ड चलेगा। पार्टनरशिप है तो किसी एक पार्टनर का आधार कार्ड लगेगा। कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो डायरेक्टर का आधार कार्ड लगेगा। और एलएलपी होगी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का आधार कार्ड लगेगा। ये आधार कार्ड उनके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसकी पहली स्टेप है, उद्यम रजिस्ट्रेशन की पहली स्टेप है कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है। इसीलिए आपका आधार शुड बी लिंक्ड विथ योर मोबाइल नंबर। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। थर्ड है कि पैन ऑफ द सोल प्रोप्राइटर और एंटिटी। अभी एंटिटी का पैन कब आएगा? जब आपकी कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, तो आपका खुद के एंटिटी का पैन आएगा। सोल प्रोप्राइटर रहोगे, मतलब खुद का बिजनेस है, अकेले बिजनेस कर रहे हो, तो आपका सिर्फ खुद का जो पैन है वो डालना पड़ेगा वहां पे। उसके बाद आता है कि बिजनेस डिटेल्स, सच एज बेसिक बिजनेस डिटेल्स है ये सब। नेम ऑफ द एंटिटी, एड्रेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पे हमें कैटेगराइजेशन देना पड़ता है। कैटेगराइजेशन जैसे कि कितने मेल एम्प्लॉइज है, कितने फीमेल एम्प्लॉइज है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद होता है कि बिजनेस एक्टिविटी क्या है। अभी नेशनल क्लासिफिकेशन किया है गवर्नमेंट ने, कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे एक्टिविटीज उन्होंने क्लासिफाई की है। कि अगर आप एक वेजिटेबल सेलर हो तो उसका कैटेगरी एक नंबर दिया है उन्होंने। तो ऐसे कैटेगरी हमें देखनी पड़ती है उद्यम रजिस्ट्रेशन करते वक्त। अगर वो कैटेगरी आपकी गलत आई तो मैंने जैसे पहले बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन जो आप अप्रूवल लेना चाहते हो बाद में, या फिर लोन लेना चाहते हो, तब बैंक बोल सकते हैं भाई आपका बिजनेस तो अलग है और आपके उद्यम पे कुछ अलग आपने मेंशन किया है, इसीलिए आपको उद्यम लोन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए वो ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कि बैंक अकाउंट डिटेल्स वो करंट अकाउंट के देने चाहिए वहाँ पे। जो बिजनेस अकाउंट है उसकी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। उसके बाद लगता है डिटेल्स की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट रहेंगे, कि कंप्यूटर है हमारे पास, फर्नीचर है, उसका हमें थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि कितनी वैल्यू है उसकी, उसके कितना इन्वेस्ट किया है हमने, वो अमाउंट वहाँ पे डालनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट आता है कि टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज, कि टर्नओवर आप कितना है अपना, सालों साल अपना लास्ट ईयर का टर्नओवर लगता है। सो करंट ईयर का नहीं, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था पूरे साल का, वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये चीजें आपके पास होगी, ये इन्फॉर्मेशन होगी, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आसानी से आप कर सकते हो। तो एक सवाल था यहाँ पे बैंक अकाउंट के रिलेटेड, कि बैंक अकाउंट के यहाँ पे आपने लिखा है कि करंट अकाउंट, तो अगर किसी के पास करंट अकाउंट नहीं है तो क्या सेविंग अकाउंट्स भी इस्तेमाल हो सकता है यहाँ? सेविंग अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस रहेगा तो करंट अकाउंट यूज करना ही सही रहेगा। बाद में अपडेट कर सकते हो आप, पहले सेविंग अकाउंट के साथ आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बाद में करंट अकाउंट लो, लेकिन करंट अकाउंट रहेगा तो अच्छा रहेगा, पहले से करंट अकाउंट होगा तो। मुझे एक सवाल पूछना है, अगर करंट अकाउंट खोलना है तो क्या उसके लिए डिपॉजिट मनी काफी ज्यादा लगती है? कि इट डिपेंड्स आई थिंक ऑन बैंक टू बैंक, लेकिन इन जनरल उसके लिए कितना डिपॉजिट होना चाहिए? राइट मैम, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, क्योंकि हर एक बैंक के अलग अलग उसमें भी स्कीम्स होते हैं। कि अगर प्रोफेशनल हो तो उनके प्रोफेशनल अकाउंट रहते हैं, या फिर उनका गोल्ड अकाउंट है, प्लैटिनम अकाउंट है, ऐसे करके नाम दिए उन्होंने, जिसके हिसाब से वो आपको जो लिमिट है, बैलेंस आप बोल रहे हो डिपॉजिट करना होता है, वो बोलते हैं आपको करने के लिए। उसके बाद आता है कि क्वार्टरली बैलेंस चाहिए या नहीं, या फिर मंथली बैलेंस इतना चाहिए कि नहीं। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइज बैंकों में जाओगे तो उसमें ये रिक्वायरमेंट कम से कम है।
ये प्राइवेट बैंकों में जाएंगे आप तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब वो बोलेंगे कि 10,000 में अकाउंट तो खोल सकते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन आपको 25 का अलाउड है। तो ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, इससे नेशनलाइज बैंक में जाना वुड बी एडवाइजेबल। और प्रवीणा जी, आपका जो सवाल था, तो टू आंसर इन वन लाइन, सेविंग अकाउंट्स के कंपैरिजन में करंट अकाउंट का बैलेंस मेंटेन रेशियो ज्यादा रहता है। नो, आई नो दैट, इसीलिए मैं पूछ रही थी। और इस पे कोई इंटरेस्ट भी मिलता है कि काउंटेड, लाइक इस पे इंटरेस्ट भी होता है क्या साल में? करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं होता मैम, लेकिन करंट अकाउंट में स्वीप फैसिलिटी रहती है जो आप बैंक पे जाके एक बार पूछ सकते हो कि अगर आपका बैलेंस 5,000 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी एफडी हो जाती है और उस पर आप इंटरेस्ट ले सकते हो। तो ये आउट ऑफ द वे जाके बोल रहा हूँ आपको, एक बार चेक कर लीजिए बैंक के पास, लेकिन उनके पास ऐसी फैसिलिटी रहती है। Basically, facilities differ from bank to bank, as you rightly said, ma'am, previously at the start of your question. Yes. और कोई सवाल डॉक्यूमेंटेशन पे हमारे दर्शकों की ओर से? Yeah, I think so. We are done from our side. कोई open for question and answers. अगर कोई सवाल है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन पोस्ट करके कर दीजिए, हम यहाँ से उसका आंसर बताएंगे। तो जैसा प्रथमेश सर हमें बता रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आसान सा डॉक्यूमेंटेशन है, ज्यादा दिक्कत वाला है नहीं, और दे आसरा फाउंडेशन आपके साथ हमेशा है, इसके लिए इसमें आपकी मदद करने के लिए सभी सर्विसेज में दे आसरा फाउंडेशन आपको मदद कर सकता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पे भी हम ऑलरेडी मैजिक बस से जुड़े हुए हैं और आपके केसेस हम प्रथमेश सर के माध्यम से हम लोग वो कर ही रहे हैं। और भी कुछ सवाल है तो जैसा कि प्रथमेश सर बेनिफिट्स में हमें बता रहे थे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जब हम लेते हैं तो उससे एमएसएमई के कई बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं जो कि अभी हम मिस करते हैं। अगर ना होने से, उद्यम रजिस्ट्रेशन ना होने से जो हम बेनिफिट्स मिस कर रहे हैं तो उसका एडेड एडवांटेज हमें मिल सकता है एट अ वेरी लो कॉस्ट। और जैसा उन्होंने पहले भी बताया कि उसमें कोई वैलिडिटी नहीं है अभी फिलहाल, तो एज ऑन डेट इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, लेकिन जो कुछ भी अगर आगे चल के हमारे बिजनेस में चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस भी हम उसमें कर सकते हैं। तो एडिटेबल कुछ फील्ड्स जो है वो रहते हैं। तो ये ओवरऑल इसका उद्यम रजिस्ट्रेशन का ओवरव्यू है और डॉक्यूमेंटेशन सब पार्ट है। और कोई आपके मन में कोई भी सवाल हो, छोटा सा भी हो, तो बेझिझक पूछिए, प्रथमेश सर सबका जवाब देंगे। जी सर, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि बहुत बार कैसा था कि बिजनेस करते हैं लोग और जब बिजनेस बंद करने का टाइम आता है, ऐसा ना हो लेकिन कभी कभी बंद करना पड़ता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, तो ये सरेंडर करना भी याद रखिए। जिनको बिजनेस बंद करना होगा तो सरेंडर भी कर सकते हैं हम उद्यम रजिस्ट्रेशन, रादर करना ही चाहिए, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन रह के कुछ फायदा नहीं उसका बाद में, तो बाद में यू कैन सरेंडर एज वेल। सो दैट वाज ऑन द क्लोजिंग नोट। यस, इफ एनी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये था कि डॉक्यूमेंट्स में आपने जैसे बोला कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जो टर्नओवर को सबमिट करना है, लेकिन अगर अभी शुरुआत की है बिजनेस की, कुछ महीने ही हुए, तो उस केस में क्या होगा? वहाँ पे जीरो मेंशन करके भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर लगता है। तो अगर नया बिजनेस है तो वहाँ पे जीरो मेंशन करके भी हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। और पैन जो है वो अगर बिजनेस जो कर रहे हैं उनका खुद का पैन एटलीस्ट होना जरूरी है, और बिजनेस का भी अलग से पैन लेना जरूरी है क्या उसके लिए? राइट। इन केस ऑफ, मैंने जैसे कहा कि पार्टनरशिप है आपकी, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या फिर आपका प्राइवेट कंपनी है, तो कंपनी वगैरह रहेगा तो इनके अलग से पैन आते हैं, तो वो हमें मेंशन करने होंगे। अगर सोल प्रोप्राइटर है, मतलब खुद इफ एनीवन इज डूइंग ऑन हिज ओन, खुद का बिजनेस खुद कर रहा है कोई, तो उनको उनका खुद का पैन वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो वहाँ पे एंटिटी का पैन अलग नहीं मिलता, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है तो वही जो बिजनेस के ओनर है उनका ही पैन वहाँ पे मेंशन करना होता है। ओके। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है, ये प्रोसेस करते वक्त 2 या 3 बार हमें ओटीपीज आते हैं। कस्टमर्स, हमारे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहता है आधार से लिंक हुआ, तो उस पर ओटीपी आता है।
ओटीपी वैलिडेट हो जाने के बाद ही इसकी प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो बहुत बार यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, खास करके ये क्लोज ग्रुप सेशन है तो और आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे से जुड़े हुए हैं, तो एक बात में रोशनी डालना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड्स करते हैं, तो उसके कारण है ना हमें बैंक्स के या इसी ओर से मैसेजेस आते रहते कि ओटीपी आप किसी को मत शेयर कीजिए, क्योंकि या किसी को नहीं देना चाहिए। वो बिल्कुल बराबर है, किसी को ही नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी की सहायता ले रहे हो उद्यम रजिस्ट्रेशन करने में, आप खुद से नहीं कर रहे हो और किसी की सहायता ले रहे हो जैसे कि दयासरा फाउंडेशन की या हमारी ओर से, या तो उसमें जब हम एप्लीकेशन करते हैं आपकी ओर से तो वहां पे ओटीपी जनरेट होता है, और आपको अगर आप वो ओटीपी हमारे साथ नहीं शेयर करते या किसी भी प्रोफेशनल के साथ नहीं शेयर करते तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो ये चीजें हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन हम अभी देख रहे हैं उस पे हम बैंक अकाउंट डिटेल्स रहते हैं, आईएफएससी कोड रहता है और आधार कार्ड, सब डिटेल्स जो है वो कोर डिटेल्स हम इसमें लगते हैं। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ की जो जनता है ये ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से परेशान है और उस कारण वो ओटीपीज जल्दी शेयर नहीं करते। तो जो भी आपके वीडियोस है तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि उनको ये महत्व आप समझाइए कि ओटीपी क्यों जरूरी है, और वो उसके आगे वो ओटीपी अगर वहां पे हम लोग पुटअप नहीं करते, जैसे सुरेंद्र सर ने जी अभी बताया था कि ओटीपी वो ये नहीं कर पा रहे, तो ओटीपी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ओटीपी इसमें जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। सो आई थिंक हमारी ओर से वी आर डन। और कोई सवाल नहीं है। सो आई थैंक यू ऑल ऑफ द अटेंडीज ऑन बिहाफ ऑफ दयासरा फाउंडेशन। थैंक यू प्रवीणा जी हमें ये मौका देने के लिए कि हम यहाँ पे आए और उद्यम रजिस्ट्रेशन का अवेयरनेस जो है वो पहुंचाए बहुत से छोटे एंटरप्रेन्योर्स तक। तो थैंक यू मैजिक बस, थैंक यू प्रवीणा जी, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। Thank you Nitish ji and thank you Prathamesh ji for leading a wonderful session. काफी इंफॉर्मेशन भी मिली है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आई कैन से कि अभी हमें काफी सारे सेशंस और चाहिए इस सीरीज में, एंड आई थिंक इट वाज वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड एंड वेरी इंटरेक्टिव सेशन आई मस्ट से, क्योंकि काफी सवाल भी लोगों ने पूछे और आप लोगों ने बहुत तुरंत उसके जवाब भी दिए हैं। कुछ सवाल जैसे पार्क किए हमने कि जो शायद इस प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं कर सकते डिस्कस, बट आई थिंक पीपल आपको इंडिविजुअली कांटेक्ट करेंगे अगर किसी के ऐसे सवाल है तो। एंड थैंक यू सो मच दयासरा फाउंडेशन एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सुरेंद्र जी आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई सवाल है तो हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, ये जो एनसी कोड होते हैं आपके, तो इसके कोई ये पीडीएफ तेजस्विनी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ಮಾಟಗಾರರು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವರು। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್। सुरेंद्र सर प्लीज पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लो ये जो एनसी कोड है, इसकी कोई ये वेबसाइट वगैरह है जो इसकी डिटेल मिल सके अपने को कि अपन किस क्लास और किस कैटेगरी में अपना बिजनेस है, और इसके लिए अपने को राइट एनसी कोड चूज करना है। सर आप गूगल करोगे एनआईसी की लिस्ट तो आपको मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल गूगल पे। तो वहाँ पे हाँ कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे या कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे ले जाता है, वो डायरेक्ट मिल नहीं पाता सर। तो एक ही केयरफुली देखिए कि gov.in है कि नहीं। आप जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट देखोगे उसमें .com नहीं रहना चाहिए, .gov.in होना चाहिए। ऐसे एमएसएमई की भी बहुत सारी वेबसाइट है जो प्राइवेट वेबसाइट है, नाम में एमएसएमई है लेकिन वो प्राइवेट वेबसाइट्स है, वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट के वेबसाइट्स पे पहुंच जाते हैं अपन। राइट इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि gov.in होगी तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। एनआईसी की लिस्ट आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल रहेगी। तो सर वो उसका लिंक प्रोवाइड करवा सकते हो मेरे को कि जो जिस जगह अपने को ये एनसी कोड वगैरह मिल जाएगा? हाँ श्योर, मैं आपको वो ये लिंक भी शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल। थैंक यू नीतीश, थैंक यू प्रवीणा मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। यस, थैंक यू।